वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। मेरा नाम है कीर्ति। तो गाइस, जिन भी लोगों का 6 दिसंबर 2020 को एमपी सीएचओ का पेपर होने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ जिनका उसके बाद व्यापम स्टाफ नर्स और सीआरपीएफ की फिजिकल के लिए डेट आ गई है, तो सब बहुत सारे लोगों के एडमिट कार्ड भी पहुंच गए हैं फिजिकल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पहले फिजिकल होगा देन आफ्टर आपका रिटर्न होगा यदि आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो उन सभी लोगों के लिए जिनकी जो फिजिकल की डेट आई है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग डेट है, फिक्स डेट नहीं है किसी की। अभी 14 दिसंबर है, किसी की 22 दिसंबर है, जो भी सेंटर के हिसाब से डेट दी गई है। आप लोगों को ऑफलाइन मोड के थ्रू आपके घर बाय पोस्ट है जो एडमिट कार्ड पहुंच गए होंगे, बहुत सारे लोगों के पहुंच गए हैं। तो जिन भी लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, कब आएगा। तो सभी के आ जाएंगे जिन भी लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए होंगे। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और जिनका भी एमपी व्यापम के लिए पेपर होने वाला है उनके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जिनका यूपी सीएचओ का पेपर होने वाला है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद का पेपर 20 दिसंबर को, उनको भी इम्पोर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस कर रहे हैं। जीके के लिए मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था फॉर 1 year old child मिड आर्म circumference is 14.5 सेंटीमीटर, सो द कलर विच इंडिकेट इन साके टेप इज। तो बच्चों में मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक करने के लिए एक टेप यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? साके टेप। यदि किसी बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस 14.5 है सेंटीमीटर है, 1 साल के बच्चे का, तो उसका जो साके टेप के अकॉर्डिंग किस कलर कोड को यूज किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? डी। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। देखिए रहा साके टेप, मैंने आपको इमेज भी दी हुई थी इसकी। तो एक इसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजर्स द मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। जो अंडर न्यूट्रिशन है उसको डायग्नोस करने के लिए इसका स्पेशली यूज़ किया जाता है। यदि रेड, येलो, ग्रीन, इसमें जो 3 कलर के बैंड दिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं या फिर नॉर्मल हैं, किस कंडीशन में बच्चे, तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि जब मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस लेस देन 12.5 हो तो कैसा है कि बच्चा बहुत ही डेंजर कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में, वास्टेज है। यदि 12.5 टू 3.5 सेंटीमीटर हो मतलब कि बॉर्डर लाइन न्यूट्रिशन पे है, वो ग्रीन है मतलब कि नॉर्मल है। मोर देन 13.5 सेंटीमीटर MUAC आता है यदि बच्चे का, क्या है वो नॉर्मल है। तो आपको साके टेप की इमेज याद रखनी है। इसके जो 3 कलर के बैंड है, येलो, रेड और ग्रीन, किस बैंड में किस कैटेगरी का जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में नापा जाएगा, ये याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकता है। आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है काइल्यूरिया मीन्स। ऑप्शन है टर्बिड अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन, और डी है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो चाइल्यूरिया का मतलब है यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन, यूरिन में कुछ वाइट कलर का दिखना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू। तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम इनमें से क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी आंखों की प्रॉब्लम से। ऑप्शन है वाइट डॉट स्पॉट, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड रिफ्रैक्टिव एरर। तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम है इनमें से वो क्या है? वाइट डॉट स्पॉट। बाकी जो अदर ऑप्शन है कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव एरर। तो कैटरैक्ट क्या है? क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मल क्लियर लेंस ऑफ द आई, जो आंखों के लेंसेस है उन पर क्लाउडिंग और ओपेसिटी देखने को मिलना, तो ये क्या है? कैटरैक्ट। ग्लूकोमा क्या है? जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने वाली कंडीशन है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा इंडिया में पेशेंट्स आते हैं जो एबनॉर्मल, इनका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, तो क्या होता है ग्लूकोमा में? वो बढ़ जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, इसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्लूकोमा में जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है आँखों का,
क्या होता है, बढ़ता है। भी आपको एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव एरर, तो इसका मतलब क्या, दैट मीन्स द शेप ऑफ योर आई डज नॉट बेंड लाइट करेक्टली। तो आपकी आंखों का जो शेप है वो लाइट को करेक्ट तरीके से है, जो आंखें आपकी हैं करेक्ट तरीके से बेंड नहीं हो पा रही हैं लाइट के लिए, इसके कारण आपको ब्लड इमेज दिख सकती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, हाइपरोपिया मतलब कि फार साइटेडनेस जिसको हम दूरदृष्टि दोष भी कह सकते हैं, प्रिस्बायोपिया मतलब कि लॉस ऑफ नियर विजन विथ द एज। तो यदि आपको एग्जाम में आता है कि एज के कारण जो कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर आपको हो सकता है, तो क्या है, प्रिस्बायोपिया। और लास्ट यहाँ पर क्या है, एस्टिग्मेटिज्म जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, बहंगापन। तो ये सभी रिफ्रैक्टिव एरर है, जो डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। तो उनमें से जो मेन रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, मायोपिया, हाइपरोपिया, प्रिस्बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटेनस ऑर्गेनिज्म में नॉट सर्वाइव बाय। तो टिटेनस के जो कॉजेटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, किस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो यहाँ पर स्टरलाइजेशन मेथड दी हुई है उनमें से किस कंडीशन में स्टरलाइज नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, फ्लेमिंग, फ्यूमिगेशन और बॉइलिंग। तो टिटेनस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है जो कि एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये फ्लेमिंग में भी जिंदा रह सकता है, फ्यूमिगेशन में भी और बॉइलिंग में भी। बट जो ऑटोक्लेविंग है इसके थ्रू यदि किसी जो टिटेनस का एजेंट होगा, कॉजेटिव एजेंट, जिंदा नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका प्रेशर और टाइमिंग है जो पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। तो ऑटोक्लेव के लिए कितना ड्यूरेशन यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन मेथड में, मिनट में भी आ सकता है आपको। और यदि टेम्परेचर पूछा जाए तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर की कौन सी स्टेज में जो कैंसर है वो ब्लैडर और रेक्टम तक भी फैल सकता है। ऑप्शन है ए 3B, 4A, 2A और 4B। तो सर्वाइकल कैंसर है जो ब्लैडर और रेक्टम लेवल तक यदि फैलता है तो किस स्टेज में रखा जाएगा, 4A। कौन सी स्टेज में, 4A। यहाँ पर इवालुएट किया गया सर्वाइकल जो स्टेज 4 होती है कैंसर की, इसमें क्या किया जाता है, जो कैंसर है वो दूसरे अलग पार्ट में फैलने लगता है। तो यदि सर्वाइकल कैंसर के लिए पूछा जा रहा है तो यदि जो कैंसर रेक्टम और ब्लैडर तक फैल रहा है तो मतलब कि ये 4A स्टेज में आ जाएगा। और यदि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पर फैल रहा है, डिस्टेंट लोकेशन इन द बॉडी, मतलब कि बोन्स, लंग्स और लिवर में जाता है तो स्टेज 4 की B में आएगा। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, या तो आपसे स्टेज 1 4th A पूछ सकते हैं, 4th B, क्योंकि जो ये कैंसर है वो मेनली 4th स्टेज में ही पूरे और ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज, if you are confirming the diagnosis of diabetes with capillary blood glucose level then the cutoff value should be। तो यदि आप जो डायबिटीज़ के लिए कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसकी वैल्यू चेक करते हैं, कितने पे आप कंफर्म करेंगे कि डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ब्लड फास्टिंग शुगर मोर देन और इक्वल टू 126 और PPBS मोर देन 220। तो यहाँ पर आपको रैंडम और फास्टिंग शुगर लेवल दोनों याद रखना है। यदि कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल का पूछा जाए कि डायबिटीज़ में कब कंफर्म करेंगे कि जो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना है, तो डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज पर्सन हुज वेट इज 80 किलोग्राम एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, BMI ऑफ पर्सन इंटरप्रिटेटेड एज। किसी पर्सन का वेट 80 किलो है, हाइट उसकी 156 सेंटीमीटर है, तो आप जो बॉडी मास इंडेक्स है इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडरवेट, ओबीस, हेल्थी या फिर ओवरवेट। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि इस कैटेगरी का पर्सन किस में जाएगा, ओबीस में। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि
किसी पेशेंट का वेट 80 किलोग्राम है, हाइट 156 सेंटीमीटर है, तो आपको बीएमआई कैलकुलेट करनी है, बॉडी मास इंडेक्स। तो वेट को किलोग्राम में डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस पर्सन के लिए किस कैटेगरी में जाएगा? ओबीज में। मतलब कि इसका जो बीएमआई है मोर देन 30 से ज़्यादा आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि बीएमआई से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। यदि आपका बीएमआई लेस देन 18.5 दैट मीन्स आप अंडर वेट है, 18.5 टू 24.9 आता है मतलब कि आप हेल्दी हैं, 25 से 29.9 रहता है तो ओवरवेट, और मोर देन 30 जाता है मतलब कि आप ओबीज में, और ओबीज में भी फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरियाजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। ट्रायड का मतलब है यहाँ पर 3, इनमें 3 सिम्टम्स किस डिसीज के हैं? कोरियाजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन है मम्स, मीजल्स, रूबेला और टाइफॉइड। तो तीनों सिम्टम किस डिसीज के हैं? तो ये तीनों सिम्टम्स है मीजल्स के। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स। तो हेल्थ के जो डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन स्पिरिचुअल, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, वेक्टर्स स्पेशली मॉस्किटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी वाटरबॉर्न डिसीज हैं जो कि इनका वेक्टर क्या है? मॉस्किटो, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड और डी है यहाँ पर मलेरिया। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो वाटरबॉर्न डिसीज नहीं है, स्पेशली जो मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट के थ्रू नहीं हो रही है? इसका वेक्टर ना तो मॉस्किटो है ना इंसेक्ट है, तो क्या है? टाइफॉइड, क्योंकि टाइफॉइड है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, ना कि किसी इंसेक्ट और मॉस्किटो के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल मोड इज। इनमें से कौन सी डिसीज है तो ट्रांसप्लेसेंटल मोड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगी, मतलब कि बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगी? ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, एचआईवी और हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि कौन सी डिसीज है ट्रांसप्लेसेंटल मोड के थ्रू नहीं ट्रांसमिट हो रही है? तो वो है हेपेटाइटिस ई, क्योंकि हेपेटाइटिस ई किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है? फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस का टाइप है हेपेटाइटिस ई। ए एंड ई ये दोनों किसके थ्रू होते हैं? फीको ओरल रूट के थ्रू। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है किसके थ्रू हो सकता है? बी तो स्पेशली सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर जो ट्रांसप्लेसेंटल रूट है उसके थ्रू भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है जिसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी हेपेटाइटिस ई है जो ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। तो यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएट कब लिया गया था? ऑप्शन है 1962, 1972, 1982 और 1952। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएट लिया गया था 1962 में, जो कि फर्स्ट टाइम कहाँ पर लिया गया था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। तो ब्रेस्ट फीड को बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, अर्ली इनिशिएट करना सभी के लिए हेल्पफुल है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस और प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट कर सकती है और यूट्रस इन्वोल्यूशन में भी हेल्पफुल होगी, बट सर्वाइकल कैंसर का ब्रेस्ट फीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंट इज एट। एक इन्फेंट के लिए आइडियल टाइम क्या है वीनिंग और सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी जिसको हम कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं। मतलब कि आपके बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क के अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बाद क्या स्टार्ट किया जाता है? कुछ सॉलिड स्टार्ट किया जाता है, सेमी सॉलिड खाना पीना खिलाना स्टार्ट किया जाता है। तो किस में आता है? वीनिंग में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड में। तो वीनिंग के लिए जो आइडियल एज है वो क्या है?
5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ या फिर 8th मंथ। तो जो वीनिंग के लिए इन्फेंट में आइडियल एज मानी गई है वो कितनी है? 6 मंथ, 6 महीने। नेक्स्ट इज विटामिन के प्रोफाइलैक्सिस शुड बी प्रोवाइडेड। विटामिन के प्रोफाइलैक्सिस का जो डोज दिया जाता है वो कब दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सून आफ्टर द बर्थ, एट 6 वीक, एट 9 मंथ या फिर एट 15th मंथ। विटामिन के का जो डोज दिया जाता है वो कब दिया जाता है? सून आफ्टर द बर्थ, ताकि ब्लीडिंग और हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सभी है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी और विड्रावल। तो माला एन क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। डायफ्राम एक बैरियर मेथड के तौर पे काम करेगी कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल के लिए। और ट्यूबेक्टोमी क्या है? परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है फीमेल में। और विड्रावल किसके लिए माना गया है? कॉइटस विड्रावल। तो ये है मेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज IQ में भी डिफाइंड एज। तो IQ के लिए जो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन है MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100। MA का मतलब है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। CA डिवाइडेड बाय MA इंटू 100। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, IQ को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं किसी का IQ की बात की जाए तो आपको एग्जाम में है जो मेंटल रिटार्डेशन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि IQ रेंज के बेस पर ही मेंटल रिटार्डेशन को डिवाइड किया गया है। तो मेंटल रिटार्डेशन की 4 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। यदि IQ रेंज 50 से 70 होती है मतलब कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, 35 से 50 होती है मॉडरेट, 20 से 35 होती है तो सीवियर, और प्रोफाउंड केस में क्या होता है, जो IQ रेंज है वो कितनी होती है? लेस देन 20, 20 या फिर उससे कम। तो यहाँ पर आपको मेंटल इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 IQ निकालने का फॉर्मूला है। और IQ रेंज के बेस पर है जो मेंटल रिटार्डेशन को कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी आपको ये रेंज याद रखनी है। नेक्स्ट इज 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द। 6वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है क्या कंट्रोल करती है? ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ आई वॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो जो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंस, ये किसको कंट्रोल करती है? आई वॉल के मूवमेंट के लिए। आई वॉल का मूवमेंट 3 क्रेनियल नर्व के थ्रू कंट्रोल होता है। ऑक्यूलोमोटर जो कि 3रे नंबर की है, ट्रोक्लियर इज 4th एंड एब्ड्यूसेंस 6th। तो तीनों क्रेनियल नर्व मिलके क्या करती हैं? आई वॉल के मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो पार्किंसंस डिसीज है, एक तो ये डिजनरेटिव डिसीज है और दूसरा इसमें ये है कि किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। ऑप्शन है डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा और एसिटाइल कोलिन। तो पार्किंसंस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो बॉडी में कम होने लगता है, फॉल होने लगता है, तो वो है डोपामिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, डोपामाइन। और सीरोटोनिन है जो किसमें कम होता है? होता है डिप्रेशन के पेशेंट में। तो यहाँ पर आपको दोनों याद रखने, सीरोटोनिन और डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो हमें कार्डियक सर्जरी के, यदि किसी पेशेंट की कार्डियक सर्जरी होनी है तो उसके 1 वीक पहले ही उसको हमें क्या करना है? विथहेल्ड करना है, मतलब कि स्टॉप करना है। ऑप्शन है फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलोल, रेमिप्रिल और क्लोपिडोग्रेल। तो यहाँ पर जो फ्रूसेमाइड है इसको लेजिक्स नाम से भी जाना जाता है, जो स्पेशली किडनी डिसीज के पेशेंट में दी जाती है, हार्ट फेलियर में भी दी जाती है, बट कार्डियक सर्जरी में स्टॉप नहीं की जाएगी। जो मेटोप्रोलोल है ये किस कैटेगरी की मेडिसिन है? ये एपिनेफ्रिन तरीके की, जो एपिनेफ्रिन ब्लॉकिंग एजेंट का काम करती है, स्पेशली इसी के लिए दी जाती है।
तो यहाँ पर ए मेडिसिन भी स्टॉप नहीं की जाएगी, रेमिप्रिल भी स्टॉप नहीं की जाएगी। जो क्लोपिडोग्रेल है, ये एंटीप्लेटलेट एजेंट है, इसको स्टॉप कर दिया जाता है, विथहेल्ड कर दिया जाता है किसी भी कार्डियक सर्जरी के पहले। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो पेरी ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसीलिए जो भी कार्डियक सर्जरी होती हैं उनमें क्या किया जाता है, यदि एग्जाम में आपको तो मेडिसिन का नाम इसकी जगह कोई और एंटीप्लेटलेट एजेंट दिया जाता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। जो एंटीप्लेटलेट एजेंट होते हैं, जब भी कोई कार्डियक सर्जरी होनी हो या फिर कोई अदर सर्जरी होनी हो इसमें हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं ब्लीडिंग के, तो उसमें क्या किया जाता है, जो एंटीप्लेटलेट एजेंट होते हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विनेज। तो हमने ग्राफ्टिंग पढ़ी है, अलग अलग तरीके की ग्राफ्टिंग पढ़ी है। तो जो ग्राफ्टिंग किसी दो आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में की जाए वो किस कैटेगरी की ग्राफ्टिंग कहलाएगी? आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट। यदि ग्राफ्टिंग किसी आइडेंटिकल ट्विन के बीच में हो रही हो तो वो कहलाएगी आइसोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि किसी टिश्यू और स्किन का क्या है, खुद ही की बॉडी में किसी और पार्ट से लेके खुद की बॉडी में ग्राफ्टिंग करवाना। एलोग्राफ्टिंग का मतलब है कि सेम स्पीसीज से, ह्यूमन टू ह्यूमन में है जो स्किन ग्राफ्टिंग करवाई जा सकती है तो क्या होगा, एलोग्राफ्टिंग। और अदर स्पीसीज में मतलब कि किसी एनिमल से ह्यूमन में यदि ग्राफ्टिंग करवाई जाती है, ह्यूमन जो एनिमल्स के ऑर्गन है या फिर स्किन टिश्यू इनको लेके किसी ह्यूमन बीइंग में ग्राफ्टिंग करवाई जाती है डिफरेंट स्पीसीज में, तो क्या कहलाएगा, जीनोग्राफ्ट। और जो आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में ग्राफ्टिंग होती है वो क्या कहलाएगी, आइसोग्राफ्ट। तो ये थे गाइस बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।